हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 3 में। 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसमें बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। उसके बाद अब 2 टॉपिक्स को अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें नाउन और आर्टिकल। आर्टिकल्स का यूज़ नाउन के लिए ही जनरली होता है, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इस वजह से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको साथ में पढ़ना और समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज आपका टॉपिक है प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास बिना देरी किए हुए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोनाउन है क्या। अगर हम इसको डिफाइन करें तो वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ nouns are called pronouns। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसको हम किसी नाउन वर्ड के प्लेस पर यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस को हम यहां पर देखेंगे और कुछ फर्क जानेंगे इसमें। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, I know that he is innocent। That is my car and this is yours। That car is mine। I introduced myself to the principal। I myself repaired the car। अगर इन सेंटेंसेस को आप देखें तो पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। यहां पर अगर हम प्रोनाउंस को पिक आउट करें तो पहला आपका क्या है, आई है। उसके बाद ये वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन है जो आई नो और ही इज इनोसेंट इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो दैट आपका कंजंक्शन यानी कि कनेक्टर हो गया। उसके बाद फिर जो अगली क्लॉज है, यहाँ पर भी आपने यूज़ कर दिया है ही का। इज़ आपकी वर्ब है और इनोसेंट आपका एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में आई और ही ये दोनों यूज़ किए गए हैं प्रोनाउंस, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि जो प्रोनाउंस हैं क्या क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्या काइंड्स हैं। उसके बाद फिर दूसरा आपका जो दिया हुआ है, दैट इज माई कार एंड दिस इज योर्स। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ दैट कंजंक्शन था, लेकिन यहाँ पर ये जो दैट है ये इज का सब्जेक्ट हो गया है। इज के लिए ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन माई आपका प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके साथ नाउन कार जुड़ा हुआ है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये एक टाइप के डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स का मतलब क्या हुआ, वो जो नाउन के साथ आकर के उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं।
बस डिटर्मिनर्स में ये हमको ध्यान रखना होता है, डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर हम नाउन से उनको हटा देंगे तो या तो फिर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है, जैसे ए एंड द है, या फिर कुछ में फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे माई कार है, लेकिन अकेले अगर हम लिखेंगे तो माई नहीं लिखा जाएगा, माइन हो जाएगा, और तब ये क्या हो जाते हैं, प्रोनाउंस बन जाते हैं। जैसे दिस या दैट के साथ अगर हम नाउन जोड़ दें तो डिटर्मिनर है, लेकिन अकेले अगर हम दिस या दैट का यूज़ करेंगे तब फिर ये क्या हो जाते हैं, आपके प्रोनाउंस हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इनको हम समझेंगे ऐसे। तो दैट इज माई कार एंड दिस इज, यहाँ पर इज के लिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया दिस, और सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और योर्स जब कहा गया, योर्स जब कहा गया तो ये भी पजेसिव प्रोनाउन है। एक चीज़ यहाँ और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि कभी भी योर्स ऐसे नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर हम लिखें योर्स ओबीडियंटली तो ये तरीका गलत होगा, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और इसको सही तरीके से जब आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा योर्स ओबीडियंटली। ये आपका प्रोनाउन होता है, एपोस्ट्रोफी लग करके नहीं आता। एपोस्ट्रोफी जिनमें यूज़ किया जाता है, जैसे वन हो गया तो वन के लिए वंस हो जाएगा, या फिर समबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, इन सब में हम एपोस्ट्रोफी इसका यूज़ कर सकते हैं पोजीशन को शो करने के लिए। तो योर्स ओबीडियंटली कहा जाएगा। अच्छा, योर क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ओबीडियंटली आपका एडवर्ब है। नाउन जब होगा तो योर लिखेंगे, जैसे योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर ट्रू फ्रेंड, है ना। अगर हमको लिखना है योर्स, योर्स ट्रूली लिख देंगे तब सही हो जाएगा, योर्स ट्रूली करेक्ट है। लेकिन अगर ये लिखा जाए योर्स ट्रू फ्रेंड, तो फ्रेंड आपका नाउन हो गया, ये जो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर आपको योर्स नहीं लिखना है, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, योर लिखना पड़ेगा। फिर आपको इसकी जगह पर योर लिखना पड़ेगा, योर ट्रू फ्रेंड, क्योंकि योर और ये यहाँ पर फ्रेंड आपका नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने योर्स लिखा क्योंकि आगे नाउन नहीं है, तो योर्स भी आपका क्या होता है, प्रोनाउन। फिर अगले सेंटेंस में अगर हम देखें तो दैट, यहाँ पर तो प्रोनाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर दैट प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये कार के साथ जुड़ा हुआ है, कार नाउन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दैट कार इज माइन, देखिए यहाँ पर इज का सब्जेक्ट ही दैट था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो इज है इसका सब्जेक्ट क्या है, कार है, कार इसका सब्जेक्ट है, और जो दैट है वो डिटर्मिनर हो गया जो इस कार के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी कार, वो वाली कार। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद जो माइन लिखा हुआ है, माइन आपका क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा है। जब माई के साथ कार लिखा हुआ था तब ये डिटर्मिनर था, अकेले माइन लिखा है तब ये प्रोनाउन हो गया। जब दैट अकेले लिखा है तब ये प्रोनाउन है, लेकिन जब दैट के साथ नाउन जुड़ गया तो ये डिटर्मिनर हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया किससे, प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर आई आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा था इंट्रोड्यूस्ड वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी जब ये एक्शन जो रिटर्न हो गया, वापस हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। टू प्रेपोजिशन हुआ जिससे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिस पर्सन से, द आपका आर्टिकल है, प्रिंसिपल नाउन हो गया। आई माई सेल्फ रिपेयर्ड द कार, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई आपका प्रोनाउन है, ठीक है, माई सेल्फ भी प्रोनाउन है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक है। कहने का मतलब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया तो किसको, अपने आप को, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ कि मैंने रिपेयर किया और अपने आप को नहीं रिपेयर किया, किसको, कार को रिपेयर किया। तो इसका ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमने प्रोनाउन नहीं रखा है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ। ये जोर दे रहा है कि किसने रिपेयर किया, मैंने अपने आप रिपेयर कर लिया, यानी मैकेनिक के पास में कार नहीं ले गया, खुद रिपेयर कर लिया। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस हम लिखेंगे, इनको आप समझ लें। फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है
each of them was satisfied. Each student is present in the class. Either of the two books is good. Either book will do. What is your favorite color? What color is your new car? Mohan and Sohan helped each other. We should not laugh at others. Please give me the other book. ये सेंटेंसेस आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सेंटेंस नंबर 6 जो आपका लिखा हुआ है ईच ऑफ देम वॉज सेटिस्फाइड। ईच ऑफ देम वॉज सेटिस्फाइड। तो यहां पर ईच आपका जो वर्ड है ईच ऑफ देम, तो ऐसे में जो ईच लिखा हुआ है ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और देम भी क्या है, प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन है और ईच आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो ईच ऑफ देम वाज सेटिस्फाइड, वाज हेल्पिंग वर्ब है और सेटिस्फाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एडजेक्टिव का भी ये काम कर रहा है सेटिस्फाइड जो लिखा हुआ है। फिर आगे अगर लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट, अगर लिख दिया गया ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, अब ये स्टूडेंट के साथ जब यहाँ पर ये ईच लिख दिया गया तो ऐसे में अब ये डिटर्मिनर हो गया। स्टूडेंट आपका यहाँ पर इज का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस इज के लिए सब्जेक्ट आपका क्या हो गया,
स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट के लिए क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। तो ऐसे में यहां पर कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है। आइदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, यहां पर आइदर क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, आइदर प्रोनाउन हो गया। द टू बुक्स कहा गया दोनों बुक्स में से, बुक्स आपका नाउन है, टू आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, द आर्टिकल है, इज गुड, इज आपकी वर्ब है और गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब आपने आइदर के साथ बुक यहां पर लिख दिया, तो ऐसे में यहां पर आइदर बुक विल डू मतलब यानी किसी भी किताब से काम चल जाएगा। तो ये विल डू के लिए क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ, इसके लिए डिटर्मिनर हो गया, इस सब्जेक्ट के लिए ये आपका डिटर्मिनर हो गया। तो इसमें प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट कलर। व्हाट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया है। इसके लिए ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो व्हाट सब्जेक्ट का जब काम कर रहा है तो यहां पर ये हो गया आपका प्रोनाउन। फिर व्हाट कलर इज योर न्यू कार, तुम्हारी न्यू कार किस कलर की है, यानी कि कौन सा कलर है वो। विच चॉइस को बताता है, व्हाट कलर का मतलब कलर का नाम बताना है। तो व्हाट कलर इज योर न्यू कार। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे कि ये जो कलर लिखा हुआ है वो इस के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आपका नाउन हो गया। और इस नाउन के लिए यहाँ पर ये जो व्हाट यूज़ किया गया है ये डिटर्मिनर हो गया, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं है। योर भी आपका क्या है, डिटर्मिनर है कार के लिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी वर्ड प्रोनाउन नहीं है। योर क्या काम कर रहा है, कार के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। न्यू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, जबकि ये आपका एक डिटर्मिनर है। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पर मोहन एंड सोहन ये दोनों आपके हो गए नाउन्स, ये दोनों नाउन्स हो गए। और इसके लिए जो आपने ये ईच अदर लिखा, ईच अदर जो ये लिखा गया यहाँ पर मोहन और सोहन के लिए, ये आपका प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। फिर उसके बाद वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, वी आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट ये आपका एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। लाफ आपकी वर्ब हो गई, एड प्रीपोजिशन है, और जो अदर्स है इस एड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो फिर यहाँ पर ये एड के बाद जो अदर्स आपने लिख दिया ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब आगे लिखा गया है प्लीज गिव मी तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया और पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई नॉमिनेटिव केस होगा आपका, और जैसे वी यहाँ पर लिखा है आई का यूज़ नहीं किया गया है, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ, और इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो अस हो जाएगा। तो प्लीज़ गिव मी, और आगे लिख दिया गया है क्या, द अदर बुक। अदर्स का मतलब अगर हम अदर्स लिखते हैं तो दूसरे लोग, और ये प्रोनाउन होता है। लेकिन जब अदर के साथ हम यहाँ पर नाउन का यूज़ कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पर नाउन का यूज़ कर दिया अदर के साथ, तो ऐसे में फिर ये जो आपका नाउन है, इस नाउन के लिए ये जो अदर है ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है, ये अदर हो गया डिटर्मिनर, तो ये प्रोनाउन नहीं रह गया। तो कुछ जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जैसे आइदर का प्रोनाउन है कब नहीं है, व्हाट का प्रोनाउन है कब नहीं है, ईच का प्रोनाउन है कब नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें अदर्स कैसे यूज़ किया जाएगा, अदर कैसे यूज़ किया जाएगा, द अदर मैन, द अदर बुक, ऐसे में अदर डिटर्मिनर हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन अदर्स लिखेंगे तो अदर्स थिंग्स के लिए नहीं आ सकता, केवल पर्सन्स के लिए आएगा, और उसका मतलब दूसरे लोग। जैसे एल्डर और एल्डर्स, एल्डर एक एडजेक्टिव है जो ब्लड रिलेशन के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, जैसे एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, इस टाइप में। लेकिन अगर हम एल्डर्स लिखेंगे तब फिर वो प्रोनाउन का काम करता है, जैसे वी शुड ओबे आर एल्डर्स, है ना, ये नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है, आर के साथ आपने यहाँ पर जोड़ दिया। जैसे दिस वन या दैट वन, तो यहाँ पर वन जो है प्रोनाउन जो हो जाता है वो नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स पर।
काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी जो प्रोनाउंस हैं कितनी टाइप के होते हैं, है ना। और पहला हमने क्या कहा, पहला हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस कहने का मतलब क्या है कि जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, बोलने वाला। तो बोलने वाला अपने लिए जिन प्रोनाउंस का यूज करेगा, जैसे आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। यू सेकंड पर्सन होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउंस जो आपके होंगे, इनमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके प्रोनाउंस को लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में हम लिख देंगे आई और वी, और इसमें क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। मैं 2 बार यू लिख लेता हूं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। थर्ड पर्सन में अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये सेकंड पर्सन हो गया, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में अगर हम बात करें तो ही, शी, इट और दे। अब अगर पर्सन्स में हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और नंबर में बात करेंगे तो ये सिंगुलर हो गया, और ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ही, शी और इट, ये तीनों ही आपके क्या हो जाते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर हो जाएंगे। और दे जो आपका है ये कैसा होता है, ये प्लूरल हो जाता है, ये प्लूरल हो गया। ही, शी, इट, इन तीनों के लिए ये प्लूरल होगा। अच्छा, ये जो केस हमने लिखा ये नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं। ये हुआ नॉमिनेटिव केस, यानी जो सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव केस लिखें, इनका ऑब्जेक्टिव केस लिखें, या जिसको एक्यूजेटिव केस कहा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, आई के लिए हम मी का यूज करते हैं, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है, यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है दोनों में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही के लिए हम लिख देते हैं हिम, शी के लिए लिख दिया जाएगा हर, और इट के लिए क्या लिखा जाएगा, इट ही लिखा जाएगा, और दे जो लिखा है इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। तो ये जो आपने लिखा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसके बाद फिर पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, और पॉजिटिव केस में 2 बातें हमारी आ जाती हैं। एक तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन, 2 कैटेगरीज इसकी बन जाती हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसके साथ हमेशा नाउन जुड़ करके आएगा, इन वर्ड्स के साथ हमेशा नाउन जुड़ करके आएगा, और ये माई यहां पर हो जाएगा आर या आवर कह लीजिए, योर यहां पर भी योर, ये हो जाएगा हिज, ये हो जाएगा हर, ये हो जाएगा इट्स, और ये हो जाएगा देयर। और अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन में बात करें तो पॉजिटिव प्रोनाउन में फिर क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा माइन, ये होगा आर्स, ये होगा योर्स, ये भी हो जाएगा योर्स, ये हो जाएगा हिज, मतलब दोनों की फॉर्म एक जैसी ही यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद फिर ये होगा हर्स, इसकी फॉर्म नहीं लिखेंगे, जनरली ये नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आती है या बहुत ही छोटे मतलब जो है जिनके जेंडर को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए भी हम इट का यूज़ कर देते हैं। और यहाँ पर ये हो जाएगा देयर्स। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गए, इनके साथ कभी भी नाउन नहीं जुड़ेगा और इनके साथ हमेशा ही नाउन जुड़ करके आएगा। ये दोनों में फ़र्क है। एक सेंटेंस से इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात कर लें, जैसे आर लिखा हुआ है और आर्स लिखा हुआ है। एक हमने लिखा सेंटेंस, इंडिया इज डैश कंट्री, फिर दूसरा दे दिया गया इज अ ग्रेट कंट्री। ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पहला ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया गया है ना। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमको अगर आर और आर्स का यूज़ करना है तो फिर पहले सेंटेंस में क्या होगा, पहले सेंटेंस में इंडिया इज़ फिर डैश कंट्री, कंट्री क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब अगर नाउन लिखा है तो फिर हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, तभी तो उस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। तो फिर हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो आर लिखा जाएगा, आर्स नहीं लिखा जाएगा, इंडिया इज़ आर कंट्री। लेकिन जब यहाँ पर नाउन नहीं हुआ है, नहीं यूज़ हुआ है, तो अगर हम आर इज़ अ ग्रेट कंट्री लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आर इज़ अ ग्रेट कंट्री नहीं लिखा जा सकता, सही तरीका क्या होगा, आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। इस आर्स का मतलब ही हो गया आर कंट्री, इसका मतलब ही हो गया आर कंट्री, यानी जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब आर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये इसकी मीनिंग हुई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नाउन के साथ अगर यूज़ करना है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म का यूज़ करिए, और अगर वहाँ पर नाउन नहीं है, ये वर्ब हो गई और ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे में फिर हमको क्या करना होगा, हमको पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हमेशा नाउन होना ज़रूरी है। हिज की दोनों में फॉर्म एक जैसी होती है, हिज की फॉर्म दोनों में एक जैसी होती है। जैसे दिस इज हिज कार, लेकिन दिस कार इज हिज, दिस इज हर कार, लेकिन दिस कार इज हर्स हो जाएगा, लेकिन हिज में दोनों ही हिज रहेंगे, तो इसकी फॉर्म आपको समझनी होती है। अच्छा, हर में अगर देखें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है और जो पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म दोनों में हर होता है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, हमेशा कोई नाउन जुड़ा हुआ होगा, इसके साथ हमेशा नाउन जुड़ जाएगा। जैसे आई टॉट हर, मैंने उसे पढ़ाया, तो जो हर है वो खुद ऑब्जेक्ट है, यानी उस लड़की के लिए हमने हर का यूज़ कर दिया, आई टॉट हर, मैंने उसे पढ़ाया। अब वो लड़की खुद ऑब्जेक्ट है वहाँ पर। लेकिन अगर मैं लिख दूँ आई टॉट हर ब्रदर, मैंने उसके भाई को पढ़ाया, अब इसका मतलब उसको तो पढ़ाया नहीं, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर है, और ब्रदर किसका है, उसका है। तो जो हर हमने लिखा है उस गर्ल के लिए, तो वहाँ पर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपने समझ ली होगी कि ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को समझा, इनके नॉमिनेटिव केस को, ये नॉमिनेटिव केस आपका कहा गया, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और उसके बाद फिर पॉजेसिव केस जिसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरे वाले को भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस टेबल के साथ ही उसको बेहतर ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये पहला टाइप आपका हो गया, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउंस। और उसके बाद फिर जो दूसरा आपका होता है, दूसरा जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दूसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये हम लोग जानें।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके क्या हो जाएंगे, जैसे माई सेल्फ, आई से क्या हो जाएगा सेल्फ, ये हमेशा सेल्फ जोड़ करके या सेल्फ जोड़ करके बनेंगे, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स। अब यहां पर ही यू की दोनों फॉर्म में चेंजिंग आएगी, वी के लिए क्या होगा, आर सेल्व्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ये कैसा है, सिंगुलर है। आई के साथ वर्ब जरूर प्लूरल आती है, लेकिन आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फिर योर सेल्फ, और ये हो जाएगा आपका योर सेल्व्स, ये हो जाएगा हिम सेल्फ, ये होगा हर सेल्फ, ये हो जाएगा इट सेल्फ, और ये हो जाएगा देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए। और यही जो है एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं, यही एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं, बस इनका यूज जो है वो इनको रिफ्लेक्सिव है या एम्फैटिक है इस चीज में कैटेगराइज करता है। देखिए समझते हैं इसको। एम्फैटिक प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस है ना। तो ये जो एम्फैटिक प्रोनाउंस हैं ये एम्फेसाइज करते हैं, और इसमें हमने पढ़ा कि ये भी कौन से होते हैं, ये वही हैं जैसे माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स एटसेट्रा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में फर्क क्या है ना। डिफरेंस बिटवीन reflexive and emphatic pronouns. डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस, इसमें भी सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बना, और इसमें भी आपने सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके बनाया। तो ऐसे में कैसे हम जाने कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, she hurt herself. She herself cooked food. She cooked food herself. अब इसमें अगर हम देखें इन सेंटेंसेस में, तो जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शी हर्ट हरसेल्फ, उसने हर्ट किया, ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो करके, ठीक है ना। ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि वर्ब के बाद जो हर चीज जो लिखी वो ऑब्जेक्ट हो, है ना। अगर वो नाउन या प्रोनाउन
है सीधे वहां पर, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे ही टॉट मी, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो फिर बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाएगा। जैसे द सन राइजेस द ईस्ट नहीं हो सकता, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ही गोज मुंबई नहीं, ही गोज टू मुंबई, ऐसे लिखेंगे। तो शी हर्ट हर सेल्फ, तो ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस उसी के ऊपर। उसने हर्ट किया लेकिन यहां पर कोई और पर्सन नहीं है, उसी के लिए बात आ रही है। तो अगर ऐसी बात हुई तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, इसको ये हमने कह दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और उसके बाद फिर ये क्या लिखा है, शी हरसेल्फ कुक्ड फूड। तो यहां पर क्या बात आ रही है कि उसने क्या कुक किया, फूड को। शी कुक्ड, और क्या कुक किया, फूड। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसने कुक किया, और क्या कुक किया, यानी एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वापस उस पर नहीं जा रहा है ना। पकाया तो क्या पकाया, खाना पकाया। तो शी कुक्ड फूड, लेकिन यहां पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खाना उसने खुद पकाया, किसी और से नहीं पकवाया, उसने खुद पकाया। तो ऐसी जब बात यहां पर आती है तो हम इसी को क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ये हो गया हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद फिर शी कुक्ड फूड हरसेल्फ। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो शी के बाद क्या लिखा हुआ है, कुक्ड वर्ब, और उसके बाद फिर क्या कुक किया, फूड, यानी ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट है आपके पास तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ, और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हुआ तो फिर ये बात पर जोर दे रहा है कि उसने काम खुद किया, और इसको हम क्या कह देंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कह देंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कह देंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मल तरीका है, इसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मल तरीका है। यानी जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है, जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ रखना, ये बेहतर माना जाता है, ये फॉर्मल तरीका माना जाता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। इन दोनों चीज़ों के बीच में हमने डिफरेंस को जाना। इसी तरह से एक और सेंटेंस समझ लेते हैं हम। We must change ourselves इसको अडेप्ट कर लें, ADAPT। We must adapt ourselves to the changing world. We must adapt ourselves to the changing world. और एक सेंटेंस ये हमने लिखा, we ourselves solved the sums of मैथमेटिक्स। यहां पर क्या लिखा है, वी मस्ट अडेप्ट आवरसेल्व्स, हमें अडेप्ट कर लेना चाहिए। अडेप्ट का मतलब ढाल लेना, अनुकूलित कर लेना। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को समझ लें। ADOPT अडॉप्ट कहा जाता है, ADAPT अडेप्ट कहा जाता है, और एक होता है ADEPT एडेप्ट, है ना। तो पहला जो आपका वर्ड लिखा हुआ है अडॉप्ट, इसके दो मतलब होते हैं, या तो गोद लेना, जैसे दे एडॉप्टेड आ डॉटर,
दे एडॉप्टेड अ डॉटर, तो उन्होंने गोद लिया, किसको गोद लिया, एक डॉटर को गोद लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है। एक और एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ग्रहण करना। जैसे एक सेंटेंस हम इधर लिख लें, टुडे द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर adopting new methods, new and scientific, ऐसे लिख लें, new and scientific methods of farming। तो आज के समय में जो फार्मर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फार्मर्स हैं, आर एडॉप्टिंग, मतलब वो एडॉप्ट कर रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और क्या एडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के नए और साइंटिफिक मेथड्स को। तो ये एडॉप्ट वाली बात आ गई यहाँ पर, ये बात आ गई एडॉप्ट की, या यहाँ पर हमने एडॉप्ट की ये बात की। एडैप्ट का मतलब ढालना, अपने आप को ढाल लेना, जो हमने इस सेंटेंस में यहाँ पर बात की है। ADAPT यानी कि अपने आप को अनुकूलित कर लेना, ढाल लेना, वो बात यहाँ पर आ गई है। और उसके बाद एक और आपका वर्ड है एडेप्ट। ये वर्ड आपका जो लिखा हुआ है, ये एडेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्किलफुल। इसका मतलब हो गया स्किलफुल। ही इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स में एडेप्ट है। एडेप्ट का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल। इसकी स्पेलिंग जरा ध्यान रखेंगे। स्किलफुल जो है ये दो तरह से लिखा जाता है, SKILLFUL, डबल एल तो किसी में भी नहीं होगा। ये अमेरिकन स्पेलिंग है, अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है, जबकि SKILFUL ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है। तो हम लोग जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो SKILFUL ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब डबल एल लिखा जाता है तो ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है। जैसे सेंटर वर्ड अगर हम देखें, CENTRE और CENTER, तो TER जो लिखते हैं ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है, जबकि ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब लिखा गया ही इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब वो मैथमेटिक्स में एडेप्ट है, कुशल है, स्किलफुल है, एफिशिएंट है। तो ये एडॉप्ट हो गया, ये अडेप्ट हो गया और ये एडेप्ट हो गया। ये तीनों वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये हमारी बात थी, जो नाउन की कैटेगरीज हैं आपकी 9 कैटेगरीज, और उनमें से हमने शुरुआत की 3 कैटेगरीज को समझ लिया है। पर्सनल प्रोनाउंस को जान लिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जान लिया है और इम्फेटिक प्रोनाउंस को जान लिया है। इम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दोनों की फॉर्म एक जैसी होती है, दोनों में सेल्फ लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा वी मस्ट अडेप्ट आवरसेल्व्स, तो हमें ढाल लेना चाहिए। किसको ढाल लेना चाहिए, अपने आप को ढाल लेना चाहिए। यानी एक्शन यहाँ पर जो है वो वापस जा रहा है, ढालना है हमें, और किसको, अपने आप को ढालना है, रिवर्स कर रहा है एक्शन। तो इस वजह से हम इसको क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देंगे। लेकिन जब यहाँ पर लिखा है कि वी आवरसेल्व्स सॉल्व्ड द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सम्स हमने खुद सॉल्व किए, तो वी आपने सब्जेक्ट लिखा, हमने सॉल्व किए। और क्या सॉल्व किया, ऐसा तो है नहीं अपने आप को सॉल्व कर लिया, आपका एक्शन आगे ट्रांसफर हो रहा है सम्स पर। सम्स किस चीज़ के, मैथमेटिक्स को, उसको एक्सपेंड कर दिया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो फिर ऐसे में इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक और तरीके से, आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर ये लिखा गया ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया, तो उसने हर्ट किया, और किसको हर्ट किया, अपने आप को। एक्शन हो गया, रिफ्लेक्ट करके वापस उसी पर आ गया, किसी और को नहीं हर्ट किया। जैसे ही हर्ट मी, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पर, मुझे हर्ट किया, लेकिन उसने हर्ट किया, अपने आप को हर्ट कर लिया,
ये आपका क्या हो गया, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड हिज कार, तो उसने रिपेयर किया, किसको रिपेयर किया, अपनी कार को रिपेयर किया। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उसने अपने आप को रिपेयर कर लिया, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो इम्फेटिव हो गया। तो ही रिपेयर्ड हिज कार, लेकिन हमने जब हिमसेल्फ वहां पर जोड़ दिया, ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड हिज कार, तो एम्फेसाइज करने लगा कि उसने मैकेनिक से अपनी कार को सही नहीं करवाया, रिपेयर नहीं करवाया, उसने खुद रिपेयर किया। तो ऐसे में वो क्या हो गया, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। तो इन दोनों डिफरेंसेस को हमने जाना, क्योंकि दोनों की फॉर्म एक जैसी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। Now the question arises, what is the difference between the emphatic pronoun and the reflexive pronoun when the form of both is the same? अगर दोनों की फॉर्म एक जैसी है तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी के जो काइंड्स हैं, जो बाकी के टाइप्स हैं जिनमें कैटेगराइज किया गया है प्रोनाउंस को, उनको डिटेल्ड वे में अगली क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।